Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिडा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा करंट अफेयर्स का मिसलेनियस जीके का सेशन। तो करंट अफेयर्स को हम तीन पार्ट में जैसे डिवाइड करते हैं, तो एक करंट जीके, मिसलेनियस जीके और इकोनॉमिक जीके। तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर 2020 का करंट जीके और इकोनॉमिक जीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द मिसलेनियस जीके ऑफ 15th ऑफ नवंबर टू 21st ऑफ नवंबर, यानी कि थर्ड वीक ऑफ नवंबर 2020, दैट इज मिसलेनियस जीके। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, मिसलेनियस करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम डेज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। तो वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। देखिए, रोड ट्रैफिक्स में आए विक्टिम्स को लेके यहां पे हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये दिन कब होता है? थर्ड संडे इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर महीने के तीसरे रविवार को ये दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड संडे ऑफ नवंबर का तीसरा संडे। और इस बार जो तीसरा संडे था नवंबर का, वो था 15 नवंबर को। तो 2020 में वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स जो ऑर्गेनाइज किया गया, ये ऑर्गेनाइज किया गया 15 नवंबर 2020 को। 15th ऑफ नवंबर 2020 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी डेट को इस बार हुआ एंड ये होता कब है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए लॉजिकली, थर्ड संडे ऑफ नवंबर का तीसरा संडे, ठीक है। और 2020 में इस वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स का थीम क्या रहा? इसका थीम क्या रहा? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, ये इस बार इसका थीम रहा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। दैट इज वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया हमारे पास, नेशनल प्रेस डे। तो नेशनल प्रेस डे बच्चों कब ऑर्गेनाइज किया गया? 16 नवंबर को, 16th ऑफ नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल प्रेस डे, प्रेस मीडिया। तो प्रेस को लेके यहाँ पे एक नेशनल प्रेस डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 16 नवंबर को। हमारे पास एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस की फ्रीडम को लेके भी हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम इसको बोलते हैं। ये होता है 3 मई को, ये होता है 3 मई को, 3 मई को होता है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो 16 नवंबर को क्या होता है? नेशनल प्रेस डे। नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ये कब होता है? ये होता है बच्चों 16 नवंबर को। ये कब होता है? ये होता है 16 नवंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस। ये कब होता है? ये होता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 16th ऑफ नवंबर, 16 नवंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी बेसिकली एक क्रॉनिक डिसीज होता है, ठीक है, जो बेसिकली मैं बात करूं जिसकी, तो हमारे ब्रेन के करेक्टराइज्ड, ठीक है, ब्रेन के करेक्टराइज्ड का एक डिसीज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी। तो ये कब होता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को हम इसको लेके एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं, 17 नवंबर को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार क्या किया गया? पूरा का पूरा जो मंथ ऑफ नवंबर था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ यहां पे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। दैट इज द मंथ ऑफ नवंबर हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेचुरोपैथी डे। देखिए, नेचुरोपैथी डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं भारत में 18 नवंबर को। 18 नवंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं
क्या? नेचुरोपैथी डे, नेचुरोपैथी डे। अब नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूं, मेडिसिन के बिना, ड्रग्स के बिना नेचुरल वे से ट्रीटमेंट करना, दैट इज नेचुरोपैथी। क्लियर? ड्रग्स के बिना नेचुरल वे से ट्रीटमेंट करना किसी व्यक्ति का, पेशेंट का, उसको कहते हैं नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी। ठीक है? तो 1945 में 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी जी लाइफ टाइम चेयरमैन बने थे ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के। और इसी के साथ साथ नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, जो तरीके हैं, उसको बढ़ाया गया था, लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी शुरू की गई थी। तो 18 नवंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं नेचुरोपैथी डे, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी लाइफ टाइम चेयरमैन बने थे 1945 में, नेचुरोपैथी डे। तो इसको लेके हमारा मिनिस्ट्री का जो काम करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय हमारा काम करता है। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो हमारा आयुष मंत्रालय काम करता है। इसके हमारे जो मिनिस्टर है, इनका नाम है श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक, नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर, 18 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज डे। 18 नवंबर को इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया, सिर्फ 2020 में। बेसिकली ये कब होता है? बेसिकली ये होता है थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर। ठीक है? थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज डे। कब होता है? थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर। और इस बार थर्ड वेडनेसडे कब था? 18 नवंबर को। 18 नवंबर को था थर्ड वेडनेसडे। तो इस बार इसलिए 18 नवंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम क्या रहा? लिविंग वेल विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज एवरीबॉडी एवरीवेयर, यानी कि कॉपडी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, लिविंग वेल विद कॉपडी एवरीबॉडी एवरीवेयर। तो दैट इज वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज डे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड फिलॉसफी डे, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। देखिए फिलॉसफी डे होता है थर्ड थर्सडे। ठीक है? वो कॉपडी कब था? थर्ड वेडनेसडे। ठीक है? थर्ड वेडनेसडे। अब ये कब होता है? थर्ड थर्सडे, तीसरे वीरवार को। नवंबर महीने के तीसरे वीरवार को हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल वर्ल्ड फिलॉसफी डे, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। देखिए फिलॉसफी जो है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है द लव ऑफ विजडम, द लव ऑफ विजडम। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिलॉसफी का मतलब द लव ऑफ विजडम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020 में 19 नवंबर को आया, 2020 में 19 नवंबर को, क्योंकि तीसरा जो वीरवार था वो 19 नवंबर को आया 2020 में। तो इसी के चलते हुए 2020 में 19 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड फिलॉसफी डे, द लव ऑफ विजडम, द लव ऑफ विजडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19th ऑफ नवंबर, 19th ऑफ नवंबर को दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे। देखिए टॉयलेट्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि खुले में शौच करने से फैलती है बीमारियां, खुले में शौच करने से फैलती है बीमारियां। इसी के चलते हुए यहाँ पर 19th ऑफ नवंबर को एक दिन विश्व भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत में तो एक मूवी भी बनाई गई थी टॉयलेट को लेके जिसका नाम था टॉयलेट। तो टॉयलेट के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 19 नवंबर को हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं दुनिया भर में, दैट इज। और इस बार इसका थीम क्या रहा? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है बच्चों 20 नवंबर को। 20 नवंबर को दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। एक नेशनल चिल्ड्रन डे भी होता है हमारे पास जो हम भारत में ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे पास नेशनल चिल्ड्रन डे भी होता है, नेशनल चिल्ड्रन डे। ये नेशनल चिल्ड्रन डे होता है 14th ऑफ नवंबर को, नेशनल चिल्ड्रन डे होता है 14th ऑफ नवंबर को, 14 नवंबर को, क्योंकि 14 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, चाचा नेहरू बोलते थे इनको। तो इसी के चलते हुए इनके जन्मदिन को हम भारत में ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल चिल्ड्रंस डे।
तो नेशनल चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होता है 20 नवंबर को, 20 नवंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर, 21 नवंबर। तो फिशरीज को भारतवर्ष में, दुनिया भर में बढ़ाने के लिए, फिशरीज को दुनिया भर में बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर, 21 नवंबर। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो टेलीविजन को लेके, टीवी को लेके, जिसको हम टेलीविजन बोलते हैं आजकल, एलईडी, एलसीडी ये सब चलने लगा, तो टीवी को लेके एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है 21 नवंबर, 21 नवंबर, 21 नवंबर, 21 नवंबर। नेक्स्ट, बुक्स की बात करते हैं। अ प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड, यह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बराक ओबामा। तो ओबामा जी की एक किताब आ रही है अ प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड। इस किताब के अंदर इन्होंने महाभारत की बात करी, रामायण की बात करी और दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा को, जिसको अमेरिका ने मारा था, तो इन्होंने उसके बारे में भी जिक्र किया है, क्योंकि इन्हीं की सरकार के वक्त मारा गया था ओसामा पाकिस्तान के अंदर। तो ओसामा के बारे में बात करी है इन्होंने। अ प्रॉमिस्ड लैंड एक किताब बराक ओबामा की, बराक ओबामा की किताब लिखी गई। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो जोए बाइडन, जो कि इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो ये उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जोए बाइडन, तो अब ये राष्ट्रपति बन रहे हैं जोए बाइडन। और बराक ओबामा की अगर मैं बात करूं तो बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे, पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट। बराक ओबामा। इनके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब आ रहे हैं जो बाइडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, तो रामनाथ कोविंद जी की कुछ स्पीचेस के ऊपर, रामनाथ कोविंद जी की कुछ स्पीचेस को सिलेक्ट किया गया और उनके ऊपर लिखी गई दो किताबें, देखिए रामनाथ कोविंद जी 2017 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे 2012 से लेकर 2017 तक। तो 2017 में रामनाथ कोविंद जी कुर्सी पे बैठे। अब उनको कुर्सी पे बैठे हुए हो चुके हैं 3 साल हो चुके हैं। तो ये 3 सालों के अंदर उनकी कुछ स्पीचेस को सेलेक्ट करके 2 किताबें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, जिसको वो लॉन्च किया राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया और साथ में जावड़ेकर साहब भी थे। तो ये जो किताबें हैं, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर, ये किताब यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लोकतंत्र के स्वर। तो ये किसकी स्पीचेस हैं? दैट इज भारत के प्रेजेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की। नेक्स्ट, अब इंडेक्स की बात करते हैं। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। तो ट्रेस के द्वारा यहाँ पे एक ब्राइबरी को लेके कि दुनिया भर में ब्राइबरीज किस देश में सबसे ज्यादा होती हैं, तो भारत का रैंक आता है इसमें 77। टोटल स्कोर हमने गेन किया है 45। इस 45 स्कोर के साथ हम 77 पोजीशन पे हैं। हालात खराब ही हैं, कुछ ज्यादा अच्छे तो नहीं है। और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जो ब्राइबरी होती है, सबसे ज्यादा वो होती है नॉर्थ कोरिया में, तुर्कमेनिस्तान में, साउथ सुडान में, वेनेजुएला में, इरिट्रिया में। तो ये कुछ देश हैं जहाँ पे ये जो हमारे पास ब्राइबरीज हैं सबसे ज़्यादा होती हैं। नॉर्थ कोरिया एशियन कंट्री, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल कंट्री है, साउथ सुडान अफ्रीका, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का देश है। तो इन सारे देशों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइबरी रहती है। और सबसे कम ब्राइबरी का रिस्क जिन कंट्रीज़ में वो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड। बहुत ही अच्छे देश हैं ये, ठीक है, पीसफुल कंट्रीज़ की लिस्ट में भी अच्छे नंबर पे रहते हैं। डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ये सब अच्छे कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाते हैं, मतलब पीसफुल देश आ जाते हैं। तो ज़्यादा ब्राइबरी नहीं है, सबसे लोएस्ट ब्राइबरी रिस्क में आते हैं ये। और सबसे ज़्यादा रिस्क में हमने पढ़ा नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान।
और भारत का रैंक आता है 77, भारत का रैंक आता है 77 और स्कोर रहता है 45, स्कोर रहता है 45। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करें इसकी जो हमारा ट्रेस मैट्रिक्स इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको रिलीज करता है ट्रेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 194 कंट्रीज के अंदर ये रिस्क मैट्रिक्स को चेक करती है। ये बताती है कि कितना यहाँ पे रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क फैक्टर रहता है बिजनेस की स्टडी करके। ये डाटा कहाँ से गेन करती है, इसके पास डाटा कहाँ से आता है, ये कहाँ से डाटा उठाती है? तो ये डाटा उठाती है यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। तो यहाँ से डाटा इकट्ठा करके ये अपना एक इंडेक्स पब्लिश करता है, ट्रेस इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मोदी जी ने 12वां ब्रिक्स समिट वर्चुअली अटेंड किया है। देखिए कोविड 19 की सिचुएशन है तो कोविड 19 के चलते हुए सब कुछ वर्चुअली ही चल रहा है। तो ब्रिक्स समिट, 12th ब्रिक्स समिट, देखिए ब्रिक्स 5 देशों का बनाया हुआ ग्रुप है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनका एक समिट होता है। तो अभी 12वां ब्रिक्स समिट हुआ है जिसको जो है दैट इज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रशिया, ठीक है, जो कि रशिया की प्रेसिडेंटशिप के अंदर चल रहा है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, ये हैंडल करेंगे। अब रशिया की प्रेसिडेंटशिप में चल रहा है क्या चल रहा है? ब्रिक्स समिट चल रहा है। तो इस बार जो 12वें ब्रिक्स समिट रशियन प्रेसिडेंटशिप के अंदर, रशियन चेयरमैनशिप के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, इसका थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम रहा ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये इस बार इसका थीम रहा है। और अगली जो समिट होगी 2021 में होगी, ठीक है। अभी 12वीं हुई है तो मतलब अगली 13वीं होगी, ठीक है, अगली 13वीं होने वाली है, क्योंकि लगभग 2009 से समिट स्टार्ट हुई थी। तो 2020 चल रहा है तो 12 समिट्स वी कैन काउंट। तो 13वीं समिट 2021 में होने वाली है। अगले साल जो चेयरमैनशिप है ब्रिक्स की वो आ जाएगी भारत के पास, वो आ जाएगी हमारे भारत देश के पास। तो इंडिया विल होस्ट द 13th BRICS summit in 2021. You have to remember this. This is very important from as per the exam point of view. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13th ब्रिक्स समिट 2021 में इंडिया होस्ट करने वाला है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने 33rd स्टॉप ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप बोर्ड मीटिंग को वर्चुअली एड्रेस किया। देखिए ट्यूबरक्लोसिस हर साल दुनिया भर में लाखों लोग मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, भारत में भी मरते हैं। तो भारत की सरकार ने टीबी को डिक्रीज करने के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए कुछ टारगेट्स चूज किए हुए हैं। तो भारत कहता है इंडिया टू बिकम टीबी फ्री बाय 2025, इंडिया टू बिकम टीबी फ्री बाय 2025, कि 2025 तक हम भारत को टीबी फ्री कर देंगे, भारत को टीबी फ्री बना देंगे, ये भारत कहता है। इसी के चलते हुए भारत सरकार ने एक कैंपेन भी चलाया हुआ है, दैट इज टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ये भारत सरकार ने चला रखा है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी को खत्म करने के लिए। टीबी को कब तक खत्म करना है? 2025 तक खत्म करना है। दुनिया भर के टारगेट देखिए, हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, जिसको हमें 2030 के अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंगली जो दुनिया भर में से टीबी को खत्म करने का टारगेट है एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो है 2030। पर अगर मैं WHO की बात करता हूं तो WHO अपने प्लान में कहता है कि हम पूरी तरह से जो इसको खत्म करेंगे वो 2035 तक है, और भारत कहता है 2025, इंडिया कहता है 2025 तक हम भारत में से टीबी को खत्म कर देंगे। और इसी के लिए एक कैंपेन भी चल रहा है इंडिया के अंदर, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भारत और लुक्सेमबर्ग के बीच में वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की गई। तो इस वर्चुअल समिट को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया और इसके अंदर 3 MOU भारत ने साइन किए। किसके साथ? लुक्सेमबर्ग के साथ। तो देखते हैं ये जो MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ वर्चुअल एग्रीमेंट, आई कैन से, कि दो देशों के लीडर मिले और हम मिलके ये करेंगे, हम दोनों के साथ
इस करेंगे, बस ये बात होती है। दिस इज एमओयू, वर्चुअल एग्रीमेंट। अब सबसे पहला एमओयू साइन किया गया, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लुक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, कि दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। ठीक है, मार्केट को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ये कहते हैं इंडिया और लक्जमबर्ग। आगे देखते हैं। अगला एमओयू साइन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में इसको साइन किया गया। अगेन कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल मार्केट को लेके, फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज को लेके एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की स्टार्ट करेगा ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस यानी कि ग्रीन एनवायरनमेंट को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए लोन, उसके लिए फंडिंग। उसके बाद इन्वेस्ट इंडिया और लक्स इनोवेशन आई कैन से, ठीक है, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया कि ये दोनों इंडिया और लक्जमबर्ग की कंपनीज को प्रमोट करेंगे, उनके अंदर बिजनेस टाइज को बढ़ाएंगे, दोनों एफडीआईज को प्रमोट करेंगे इंडिया और लक्जमबर्ग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोदी जी ने तीसरा ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम वर्चुअली अटेंड किया। देखिए ब्लूमबर्ग के द्वारा, ब्लूमबर्ग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करने वाला प्रोडक्ट है। तो ब्लूमबर्ग के चलते हुए अभी तीसरा एनुअल न्यू इकोनॉमी फोरम वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। दुनिया भर में कोविड-19 के चलते हुए इकोनॉमी की बैंड बची हुई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लगभग सभी देश जो कोविड से इफेक्टिव हुए, जिनको कोविड इफेक्ट हुआ, जहाँ पर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, वहाँ पर इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि रोजगार बंद हुए, लॉकडाउन्स लगे, उसके बाद कारण इकोनॉमी को काफ़ी इफेक्ट पहुंचा है। तो उसी इकोनॉमी को कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुई इस वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, दोबारा से इसको पहिए पे लेके आने के, दोबारा से इसको ट्रैक पे लेके आने के लिए यहाँ पर कुछ प्लान्स, कुछ योजनाएं, कुछ चर्चा यहाँ पर की गई, दैट इज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखिए न्यूट्रिशन, जो बच्चे हैं, जो बच्चे होते, छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, इनके अंदर न्यूट्रिशंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे एक स्कीम चलाई गई, दैट इज इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी चल रहा है, भारत सरकार का पोषण अभियान भी चल रहा है, उसी के चलते हुए पोषण को, जो न्यूट्रिशन है उसको इंप्रूव करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी चलाया गया राजस्थान की सरकार के द्वारा। देखिए इंदिरा गांधी के नाम पे वही राज्य स्कीम चलाएगा जहां पे कांग्रेस की सरकार होगी, इस बात को आप लॉजिकली ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, सॉरी उड़ीसा में नहीं, छत्तीसगढ़, पंजाब के अंदर है, उड़ीसा के अंदर तो बीजू जनता दल की सरकार है, सॉरी, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान है, कुछ ही स्टेट हैं जिनमें सरकार है, पुडुचेरी है जहां पे सरकार है कांग्रेस पार्टी की। अब ये स्कीम सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए हेल्प नहीं करेगी, ये लोगों को अवेयरनेस भी प्रोवाइड करवाएगी कि किस तरह से न्यूट्रिशन लेवल को आपको बॉडी में मेंटेन रखना है बच्चे की सही परवरिश के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो बच्चे को लो बर्थ वेट, एनीमिया, लो हाइट, ये सारे अंडर न्यूट्रिशन, ये सारे डिसीजेस हो जाते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही हार्मफुल है, बच्चे की ग्रोथ में बाधा बनते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए यहाँ पे राजस्थान की सरकार ने पोषण को लेकर एक स्कीम चलाई है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक अनाउंसमेंट और करा कि जो वुमेन दूसरी बार मां बनेगी, द वुमेन हु बिकेम द मदर फॉर द सेकेंड टाइम, उसको यहाँ पे 6,000 रुपए का ग्रांट भी दिया जाएगा, उसको यहाँ पे 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, ठीक है। जो वुमेन दूसरी बार मदर बनेगी उसको 6,000 रुपए दिए जाएंगे राजस्थान की सरकार के द्वारा। ये राजस्थान सरकार का एक अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ थे, अब बीजेपी की सरकार है। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, इन्होंने अनाउंस किया है गौ कैबिनेट। गौ कैबिनेट, गांव की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा करने के लिए, काउस की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने गौ कैबिनेट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने काउस की प्रोटेक्शन के लिए इसको लॉन्च किया है। और इसके लिए एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 22 नवंबर को 12 बजे ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, गोपाष्टमी के दिन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? कामधेनु गौ अभयारण्य। यहाँ पे बेसिकली एक काउ सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, एक काउ सेंचुरी बनाई गई है, इसको नाम है कामधेनु गौ अभयारण्य। तो ये कहाँ पे है? ये है अगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में। यह है अगरमालवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अगरमालवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये कामधेनु काउ सेंचुरी। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि वेयर इज द कामधेनु काउ सेंचुरी? तो दैट इज इन द अगरमालवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी फॉर 2021। 2021 के दुनिया के सबसे बेस्ट सिटीज। देखिए, वर्ल्ड्स के बेस्ट बेहतरीन शहर को लेके वैंकूवर बेस्ड एक कंसल्टेंसी कंपनी है रेजोनेंस, ये एक लिस्ट प्रोड्यूस करता है। दैट इज अ वैंकूवर बेस्ड रेजोनेंस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज को लेके एक इंडेक्स निकालती है, एक लिस्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसने लगभग 100 सिटीज को चूज किया है, दुनिया भर के 100 अच्छे शहर इसने चूज किए हैं। और इसमें सबसे बेस्ट सिटी जो रही है वो है लंदन। सबसे बेस्ट सिटी दुनिया की रही है लंदन। दूसरे नंबर पे आता है न्यूयॉर्क, तीसरे पे पेरिस है, थर्ड पे आता है पेरिस फ्रांस। और इस 100 सिटीज की लिस्ट में भारत का सिर्फ एक शहर है, जो है 62nd नंबर पे दिल्ली आता है बेस्ट सिटीज की लिस्ट में। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी जनता को काफ़ी बधाई दी, अपनी सरकार को, इस वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर 2021 में आने के कारण, क्योंकि दिल्ली इकलौता शहर है जो वर्ल्ड बेस्ट सिटीज की लिस्ट में आया। भारत का इकलौता शहर। चलिए आगे देखते हैं। स्कॉटिश ऑथर डगलस स्टुअर्ट, इनको मिलता है बुकर प्राइज। देखिए, बुकर प्राइज, पहले इसको मैन बुकर प्राइज बोलते थे, अब बोलते हैं बुकर प्राइज। यूके के अंदर दिया जाता है ये अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है यूके के अंदर। ये अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले किसी राइटर को ही मिलता है, और वो एक राइटर जिसकी किताब इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश की हो। वो राइटर चाहे किसी भी देश का, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, उसकी जो किताब है वो इंग्लिश भाषा में लिखी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए किसी बेस्ट नॉवल के लिए किसी राइटर को ये अवार्ड मिलता है। तो एक स्कॉटिश ऑथर, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के रहने वाले, डगलस स्टुअर्ट, इनको मिलता है 2020 का ये बुकर प्राइज, इनकी किताब शुगी बैन के लिए। आपको किताब का नाम पता होना बहुत जरूरी है, शुगी बैन। तो ये किताब इंग्लिश भाषा में लिखी होनी चाहिए, बुकर प्राइज मिलता है इंग्लिश भाषा में लिखी हुई किताब, और वो किताब यूके में पब्लिश हुई हो, इसके लिए मिलता है। स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो ये यूके में ही पब्लिश हुई इनकी किताब, तो इसीलिए इनको मिला क्या, ये बुकर प्राइज 2020 का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुकर प्राइज होता है, एक बुकर इंटरनेशनल प्राइज होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है वो किताब जो पहले किसी और भाषा में लिखी हो, बाद में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया हो, और वो ट्रांसलेशन यूके में पब्लिश किया गया हो, उसके लिए मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज बोलते थे, अब मैन हटा दिया गया है, क्योंकि एक मैन ग्रुप है वो सपोर्ट करता था पहले, अब वो नहीं करता है, अब स्पॉन्सरशिप चेंज हो चुकी है, तो अब बोलते हैं बुकर प्राइज, और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिया सांडू, मोल्डोवा की पहली वुमेन प्रेसिडेंट।
मोल्डोवा की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मैया सांडू। तो मोल्डोवा की अगर मैं बात करूं तो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में एक देश है, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में एक देश आता है मोल्डोवा, मोल्डोवा। तो इस मोल्डोवा की पहली वुमेन प्रेसिडेंट। मोल्डोवा की अगर मैं बात करूं तो मोल्डोवा की जो कैपिटल है वो है चिसिनाउ, वो है चिसिनाउ। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है ल्यू, LEU, LEU, मोल्डोवन ल्यू, ये करेंसी यहाँ पे चलती है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बने हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर 7वीं बार, और चौथी बार तो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि सन 2000 से कॉन्टिन्यूसली ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो चौथी बार तो कॉन्टिन्यूसली, द फोर्थ टाइम रिस्पेक्टिवली, कंसेक्टिवली, एंड 7वीं बार ओवरऑल ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। इनकी पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड। इन्होंने NDA को सपोर्ट किया हुआ है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, और जिसी के चलते हुए इन्होंने सरकार बनाई है, NDA के चलते हुए इन्होंने सरकार बनाई है। JDU से बिलोंग करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने 7वीं बार। बिहार के जो गवर्नर हैं इनका नाम है फागू चौहान, फागू चौहान, द गवर्नर ऑफ बिहार, फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन द फॉर्मूला 1 कार रेसिंग चैंपियन, ये काफी सारी रेसेस ये जीतते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने जीता टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। ज्यादातर गाड़ियां, ज्यादातर रेस यही जीतते हैं, ज्यादातर, सारी नहीं बोला, ज्यादातर बोला, ठीक है। मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, और ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2022 में होने वाले वुमेन T20 वर्ल्ड कप को 3 महीने पोस्टपोन कर दिया। अब ये होगा फरवरी 2023 में। ICC, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2022 में होने वाले वुमेन T20 वर्ल्ड कप को 2023 तक पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, 2023 तक पोस्टपोन कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि 1909 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई के अंदर। फीफा ने इसके साथ साथ, ICC ने इसी के साथ साथ, सॉरी, ICC ने इसी के साथ साथ, ICC ने अनाउंस किया क्या कि 2022 में ये जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप है, अब ये होगा फरवरी 2023 के अंदर, 2023 के अंदर। इससे पहले क्या अनाउंस किया ICC ने? इससे पहले ICC ने अगस्त में बोला कि जो 50 ओवर वुमेन वर्ल्ड कप है, ठीक है, न्यूजीलैंड में होने वाला था 2021 में, अब इसको 2022 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोविड-19 के चलते हुए, ठीक है। जो 50 ओवर वुमेन वर्ल्ड कप था वो न्यूजीलैंड में होने वाला था, न्यूजीलैंड में ही होगा, पर 2021 में नहीं, अब 2022 में होगा। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा 2023 के अंदर, फरवरी 2023 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीफा ने कैंसिल कर दिया 2021 में होने वाला अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। देखिए 2017 में भारत ने ऑर्गेनाइज किया था पहली बार अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। 2021 में भारत दूसरी बार ऑर्गेनाइज करने वाला था क्या, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप भारत ऑर्गेनाइज करने वाला, भारत होस्ट करने वाला था। बट फीफा ने 2021 में होने वाले इस वुमेन वर्ल्ड कप को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि अब 2021 में भारत होस्ट नहीं करेगा, भारत होस्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट की मैच ही नहीं होगा। अब 2021 में अगर मैं और बात करूं, अंडर 17 जो था, ठीक है, अंडर 17 ये भारत में होने वाला था, और अंडर 20 जो था, ठीक है, ये होने वाला था कोस्टारिका में, ये होने वाला था कोस्टारिका के अंदर, ये होने वाला था कोस्टारिका के अंदर। तो दोनों को ही कैंसिल कर दिया 2021 में होने के लिए। अब दोनों को ही 2022 में शिफ्ट कर दिया गया, दोनों को ही 2022 में शिफ्ट कर दिया गया, एक साल लेटर। और फीफा ने बोला क्या कि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में भारत होस्ट करेगा, और अंडर 20
वर्ल्ड कप 2022 में कोस्टारिका होस्ट करेगा, कोस्टारिका एंड इंडिया। बट आपको ध्यान रखना है कि कौन अंडर 17 कर रहा है और कौन अंडर 20 कर रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। इसी साल जून 2020 में फीफा ने अपनी लेटेस्ट रैंकिंग को रिलीज किया था, जिसमें भारत आया 108 नंबर पे। फुटबॉल को लेके हम थोड़ा पीछे हैं, बट आगे बढ़ेंगे जरूर। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर देश के अंदर। 2022 के अंदर फीफा जो दुनिया भर में फुटबॉल को लेके एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। फीफा की अगर मैं बात करूं, फीफा 1904 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका फाउंडेशन पेरिस फ्रांस में हुआ था, बट इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर। ज्यूरिच के अंदर स्विट्जरलैंड में फीफा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुदीप त्यागी फेमस क्रिकेटर। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट का। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, सुदीप त्यागी। अब ये नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविक द टेनिस स्टार। तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के नंबर 1 ट्रॉफी इन्होंने जीती है 6 बार। नंबर 1 ट्रॉफी जीती है इन्होंने 6 बार। नेक्स्ट, अब ओबिचुरीज की बात करते हैं। ओबिचुरीज का मतलब जो लोग दुनिया में नहीं रहे। तो गोवा के फॉर्मर गवर्नर मृदुला सिन्हा, द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ गोवा, आई कैन से द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ गोवा मृदुला सिन्हा अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद राजस्थान के प्रेजेंट सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर भनवरलाल मेघवाल, इनका देहांत हो गया, ये अब नहीं रहे। ये राजस्थान के इनकम्बेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर थे। उसके बाद पुडुचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर चंद्रावती जी, और आई कैन से द फर्स्ट फीमेल एमपी ऑफ हरियाणा चंद्रावती जी अब नहीं रही, इनका देहांत हो गया। द फेमस बंगाली एक्टर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। द फेमस बंगाली एक्टर सुमित्रा चटर्जी, ये अब नहीं रही। उसके बाद 2002 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीतने वाले, इन द टर्म्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 2002 में। इनका नाम था मासाटोशी कोशिबा, द फेमस फिजिसिस्ट। अब ये नहीं रहे, जापान के रहने वाले थे, अब ये नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद इंग्लैंड के फॉर्मर फुटबॉलर लिवरपूल के गोलकीपर रह चुके हैं रे क्लेमेंस, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया, ये अब नहीं रहे। तो बच्चों, ये था हमारा करंट अफेयर्स का मिसलेनियस जीके का पार्ट, दैट इज ऑफ 3rd वीक ऑफ नवंबर 2020। नवंबर 2020 के तीसरे हफ्ते का पार्ट हमने डिस्कस किया है क्लास के अंदर। अगर कोई भी डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। क्लास का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।